दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डायमंड ज्ञान अड्डा में। और मैं अनुज लेकर आया हूं आज नया एक मॉक टेस्ट, जो कि मॉक टेस्ट 5 है, जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती का। और इससे पहले मैं 4 मॉक टेस्ट आपको करवा चुका हूं। तो आप प्ले लिस्ट में जाके उन चारों मॉक टेस्टों को आप करिए, देखिए कि आप कितने नंबर उसमें लेके आते हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन ये है इस प्रकार से कि निम्न में से कौन सा तंत्र सही सुमेलित नहीं है। इधर लिखा है ग्रीन हाउस गैस लिखी हुई है, इधर लिखा हुआ है कि वो गैस किस स्रोत से निकलती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड थर्मल पावर स्टेशन से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑटोमोबाइल से, नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो जलमग्न धान के खेत से, और सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो ईंट के भट्टे से। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए, जल्दबाजी ना करते हुए, कि ऐसा नहीं है कि सुमेलित आप सोच के और जल्दी से लगा दें। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन इसका बी पार्ट, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो ऑटोमोबाइल से सुमेलित नहीं है, क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है आप जानते हैं ये सबसे ज्यादा निकलती है जो कि ठंडक पहुंचाते हैं, जैसे रेफ्रिजरेटर और एसी। ठीक है, तो एसी और रेफ्रिजरेटर से ये जो है वो आपके निकलती है। और आपको ये भी पता होगा कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही जो ओजोन परत है आपकी, ओजोन परत है, और उस ओजोन परत के क्षरण के लिए ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही उत्तरदायी है। तो पहले का ऑप्शन बी पार्ट होगा। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि सबके लिए सतत ऊर्जा दशक पहल है, ये किसने की है? संयुक्त राष्ट्र संघ का है, भारत की पहल है, जर्मनी की पहल है, या विश्व बैंक की पहल है? तो आप बताइए कि ये किसकी पहल है, सबके लिए सतत ऊर्जा दशक? तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ की पहल है, तो इसलिए ऑप्शन ए पार्ट इसका सही है। एक्चुअल में ये जो पहल है वो कब से शुरुआत हुई है? 2014 से लेके ये 2024 तक है, मतलब 10 वर्ष की है, तभी लिखा हुआ है दशक है। और इसका मतलब है कि सभी के लिए जो है सतत ऊर्जा का दशक इसे घोषित किया गया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इधर लिखे हुए हैं प्रदूषक, इधर लिखा है उनसे होने वाली बीमारी, जैसे कि पारा, पारा से मिनीमाता बीमारी होती है, कैडमियम से इटाई इटाई बीमारी होती है, नाइट्रेट आयरन से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, और फ्लोराइड आयरन से अपच होता है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? फिर ध्यान रखना कौन सा गलत है इसमें। तो पारा से मिनीमाटा बीमारी होती है, बिल्कुल सही है। कैडमियम से इटाई इटाई बीमारी होती है, ये भी सही है। नाइट्रेट आयन से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन थर्ड का डी पार्ट जो है वही सही नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वही सही है। तो फ्लोराइड आयन से इसमें लिखा हुआ है अपच होती है, जबकि हम आपको बता दें कि फ्लोराइड आयन की अधिकता से क्या होता है, दांतों की बीमारी, जिसे क्या कहते हैं, फ्लूरोसिस, है ना, इसको कहते हैं फ्लूरोसिस। ठीक है, तो ये फ्लूरोसिस बीमारी होती है फ्लोराइड आयन से, ना कि आप कहते हैं अपच होती है। और इस बीमारी से क्या होता है, दांतों का जो एक्सटर्नल जो आवरण होता है वो दांतों का पीलापन बढ़ जाता है, तो दांत जो है इसमें पीले पड़ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किसे वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता मानी जाती है? मतलब कितनी उपयुक्त सांद्रता होनी चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड की जिससे कि वायुमंडल में संतुलन बना रहे? 0.02%, 0.03%, 0.04% या 0.5%? तो इसका ऑप्शन जो है वो फोर्थ का बी पार्ट सही है, मतलब 0.03% होनी चाहिए वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता, अगर प्राकृतिक संतुलन बनाए रखना है तो। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए, हम पहले कह चुका हूं मैं कि कोई ना कोई पर्यावरण दिवस जरूर आता है, और आगामी जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती होगी उसमें भी इंपॉर्टेंट है, टेट है उसमें भी इंपॉर्टेंट है, और ये जूनियर शिक्षक भर्ती है तो इसमें तो आना ही आना है। तो पहला लिखा हुआ है कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, तंबाकू निषेध दिवस 5 मई को, और ओजोन दिवस 16 सितंबर को। तो इसमें फिर वही ध्यान रखना आप कौन सा सुमेलित नहीं है। तो विश्व पर्यावरण 5 जून को मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, तंबाकू निषेध दिवस यही जो है सुमेलित नहीं है, क्योंकि ये जो है वो 5 मई को ना होके 31 मई को मनाया जाता है तंबाकू निषेध दिवस। ये तंबाकू हमें नहीं खानी चाहिए, इसके ऊपर जो है जोर दिया गया है। और ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। यहीं पर मैं आपको बता दूं कि ओजोन का जो जो सूत्र है, रासायनिक सूत्र, वो O3 है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैव विविधता को अधिकतम संकट है किससे है? प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से, अनुपयुक्त कृषि क्रियाओं से, जलवायु परिवर्तन से, या जल प्रदूषण से? देखिए, वैसे तो इसका ऑप्शन जो है वो चारों ही सही है, लेकिन इसमें पूछा गया अधिकतम संकट किससे है। तो अधिकतम संकट क्वेश्चन ए से, प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से जो है सबसे ज्यादा जैव विविधता प्रभावित हो रही है। इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वोल्टीय सेल कैसे होते हैं? सौर सेल होते हैं, थर्मल सेल होते हैं, सल्फर सेल होते हैं, या मोलर सेल होते हैं?
तो बताइए इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो प्रकाश वोल्टेज सेल जो होते हैं वो सौर सेल होते हैं। मैं बता दूं आपको, प्रकाश वोल्टेज सेल एक विद्युतीय उपकरण है। कैसा उपकरण है? ये एक विद्युतीय उपकरण है, और इस विद्युतीय उपकरण में जो कि क्या करता है, ये प्रकाश ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ये प्रकाश ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, इधर कृषियां दी हुई हैं और वो किससे संबंधित है ये दिया हुआ है, आपको सुमेलित करना है। इसकी सूचियों में नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनना है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कौन सा उत्तर है। तो विटिकल्चर किससे संबंधित है, बेजी कल्चर किससे संबंधित है, पिसी कल्चर किससे संबंधित है, ओलेरी कल्चर किससे संबंधित है। वैसे ये वीडियो जो है वो इस पर आपके डायमंड ज्ञान अड्डा चैनल पर डली हुई है कि प्रमुख कृषि पालन और उनकी विधियां जो हैं वो पूर्ण रूप से और बहुत ही ट्रिक के माध्यम से पढ़ाई गई हैं, तो आप जाके उस पे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो विटिकल्चर जो है वो किससे संबंधित है, बेजी कल्चर किससे संबंधित है। मैं बता दूं, विटिकल्चर जो है वो अंगूर की खेती से संबंधित है, तो ये तो अंगूर की खेती से संबंधित है। बेजी कल्चर जो है वो आपके वृक्षों की खेती से संबंधित है। बेजी कल्चर और पिसी कल्चर जो है वो मछली पालन से, और ओलेरी कल्चर जो है वो सब्जी की खेती से है। तो आप देख सकते हो ए का फोर्थ है, सेकंड का थर्ड है, तो फोर्थ और सेकंड का थर्ड, तो ऑप्शन कौन सा, बी पार्ट सही है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन है। किससे विटामिन ई सबसे ज्यादा मिलती है, ताड़ के तेल से, नारियल के तेल से, गेहूं या अंकुर के तेल से, या सरसों के तेल से। तो ऑप्शन इसका सी पार्ट सही है, गेहूं या अंकुर के तेल से सबसे ज्यादा आपको विटामिन सी मिलती है। देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है, टेट में कई बार पूछा जा चुका है। मलेरिया रोग की प्रभावी औषधि कुनैन का निष्कर्षण जो है, जो कुनैन है जो मलेरिया रोग के लिए उत्तरदायी है, उसका सबसे ज्यादा निष्कर्षण किससे होता है, सिनेमन की छाल से, सिनकोना की छाल से, तुलसी की पत्तियों से, या कत्था वृक्ष की छाल से। तो आप सबको पता होगा कि सिनकोना की छाल से जो है वो मलेरिया की जो कुनैन जो निकलती है वो मलेरिया के लिए प्रभावी होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेलित नहीं है। इधर कुछ विटामिन दिए हैं और ये उनके रोग दिए हैं, तो कौन सी विटामिन से वो रोग नहीं होता ये आपको ढूंढना है। थायमीन से बेरी, एस्कॉर्बिक अम्ल से स्कर्वी, विटामिन ए से वर्णांतता, विटामिन के से रक्त का जमना। तो बताइए 11 का ऑप्शन कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन ए सुमेलित नहीं है, विटामिन ए से वर्णांतता नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत है। मतलब पंचायतों की संरचना के बाबत जो है उपबंध करने के लिए अधिकृत है। बताइए, राज्य का राज्यपाल है, राज्य का विधानमंडल है, भारत की संसद है, या भारत का राष्ट्रपति है। तो ऑप्शन कौन सा सही है, राज्य का जो विधानमंडल है वो पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने के लिए अधिकृत है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है। ये जो 4 अभिलेख दिए इनमें किसमें अशोक के नाम का उल्लेख हुआ है। तो गुर्जरा में, अहरोरा में, ब्रह्मगिरी में, या सारनाथ में। बताइए किसमें अशोक के नाम का उल्लेख है। तो आपको बता दें 13 का ए पार्ट सही है, गुर्जरा अभिलेख में अशोक के नाम उल्लेख का उल्लेख है इसमें। इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, परम भागवत उपाधि धारण करने वाला जो प्रथम गुप्त शासक था वो कौन था। चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, या रामगुप्त। बताइए 14 का ऑप्शन कौन सा सही है। तो देखिए इसका ऑप्शन जो है 14 का सी सही है, चंद्रगुप्त द्वितीय जो है इसको परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक भी माना जाता था। और इसके पीछे मैं आपको थोड़ा सा ज्ञान दे दूं कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो था वो, ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय है ये विक्रमादित्य वह प्रथम गुप्त शासक था। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य वह प्रथम गुप्त शासक था। और इसने क्या किया था, मेरोली लेख के अनुसार उसमें विष्णुपद पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना कराई थी। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि सुप्रसिद्ध जो मध्यकालीन संत जो शंकर देव हैं वो किससे संबंधित है। शैव संप्रदाय से, वैष्णव संप्रदाय से, अद्वैतवाद संप्रदाय से, या द्वैत संप्रदाय से। अच्छे से सोचकर विचार के बताइए, जल्दबाजी करने की कोशिश ना करें, आराम से बताइए। तो ये वैष्णव संप्रदाय से संबंधित सुप्रसिद्ध मध्यकालीन जो संत हैं शंकर देव। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 16, विवेकानंद ने जो ये शिकागो में आयोजित हुई थी जिसको धर्म सभा भी कहते हुए, तो पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स में भाग लिया था, ये कब हुआ था। 1972 में, 1990 में, 1872 में, 1890 में, 1893 में, या 1901 में। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फेमस क्वेश्चन है, शायद आप सब लोग कर पा रहे होंगे। तो 1893 में इसका सी पार्ट सही है, जिसमें विवेकानंद ने भाग लिया था भारत की तरफ से। इसके बाद देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कि बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध, इनका प्रसिद्ध उपन्यास एक आनंद मठ,
ये किस पर आधारित है बताइए? चुआर विद्रोह द्वारा पर आधारित है, रंगपुर या दिनाजपुर के विद्रोह पर है, या विष्णुपुर तथा वीरभूमि में हुए विद्रोह पर है, या सन्यासी विद्रोह पर है? और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो है किस पर आधारित है? तो आपको पता होगा ये जो है सन्यासी विद्रोह पर आधारित है, आनंद मठ। और ये आनंद मठ जो इसकी संकल्पना है वो 1882 में इन्होंने, ठीक है, प्रकाशित हुआ था। और ये बंगाल में हुआ था सन्यासी विद्रोह, उसी पर आधारित है, ठीक है। तो ये 17 के क्वेश्चन का आंसर डी पार्ट है। अगला 18 क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष थे। जो अखिल भारतीय किसान सभा है उसके संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव, स्वामी सहजानंद सरस्वती, बंकिम मुखर्जी, या जयप्रकाश नारायण? तो बताइए इसका ऑप्शन या आंसर कौन सा सही है? तो 18 का बी पार्ट सही है, मतलब स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो थोड़ा सा मैं बता दूं कि अखिल भारतीय किसान सभा है क्या। देखिए जो अखिल भारतीय किसान सभा है इसकी स्थापना हुई है 1936 में, और इसकी स्थापना 1936 में हुई है। और इसका जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी, इसका अधिवेशन हुआ था लखनऊ में, और उस लखनऊ के अधिवेशन में ही ये अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना भी हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, और अच्छा क्वेश्चन भी है, कि निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? बताइए किसको स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? लॉर्ड डलहौजी को, लॉर्ड कैनिंग को, लॉर्ड कर्जन को, या लॉर्ड रिपिन को? बताइए ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो 19 का डी पार्ट सही है, लॉर्ड रिपिन को जो है वो स्थानीय स्वायत्त शासन का भी जनक माना जाता है। देखिए कोई ना कोई गवर्नर जनरल जो उसकी महत्वपूर्ण उन्होंने कार्य किए हों तो वो आपको याद रखने हैं, कि डलहौजी ने क्या किया है, लॉर्ड रिपिन ने क्या किया है, लॉर्ड मेयो ने क्या किया है, तो ये आपको सब याद रखने हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? मोतीलाल नेहरू से नेहरू रिपोर्ट संबंधित है, एम के गांधी से चंपारण आंदोलन, एस सी बोस से फॉरवर्ड ब्लॉक, या एम ए जिन्ना से खिलाफत आंदोलन? कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब जो उससे संबंध ना रखता हो? तो मोतीलाल नेहरू से नेहरू रिपोर्ट रखती है, एम के गांधी से चंपारण आंदोलन रखता है, और एस सी बोस से फॉरवर्ड ब्लॉक रखता है, और एम ए जिन्ना से ये खिलाफत आंदोलन संबंध नहीं रखता, क्योंकि खिलाफत आंदोलन का एम के जिन्ना से कोई लेना देना नहीं है। इसमें प्रमुख रूप से जो जाने जाते हैं वो अली बंधु जाने जाते हैं खिलाफत आंदोलन के लिए, ठीक है। तो अली बंधुओं की महत्वपूर्ण भूमिका है खिलाफत आंदोलन के लिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायत समिति के सदस्य खंड विकास अधिकारी द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, या ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं? अच्छे से सोच कर बताइए कि ऑप्शन क्या होगा। तो आपको पता है कि पंचायत समिति के सदस्य जो होते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, और उनका चुनाव करती है जनता, ठीक है, पंचायत सदस्य जिन्हें चुनती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है? बहुमत के शासन को, सरकार में स्थिरता को, सामान्य राजनीतिक सोच को, या अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को? तो अच्छे से सोचकर बताइए क्या होगा। इसमें लिखा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है। तो 22 का ऑप्शन जो सही है वो डी पार्ट है, कि अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को जो है इंपॉर्टेंस देना, कि अल्पसंख्यकों को जो प्रतिनिधित्व है उसको भी महत्ता मिले, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? बताइए किस भाग में जो त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था है उसका वर्णन किया गया है? बताइए 23 का, भाग 9 में, भाग 10 में, भाग 11 में, भाग 12 में? और ये क्वेश्चन शायद मॉक टेस्ट किसी इससे पहले वाले में हो चुका है, तो शायद आप बता पा रहे होंगे। ऑप्शन ए सही है, भाग 9 में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था के बारे में जिक्र हुआ है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी है? बताइए कौन बंटवारे के लिए उत्तरदायी है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राज्य वित्त आयोग, या कोई नहीं? तो आपको पता होगा कि वित्त आयोग ही इससे संबंधित होगा राजस्व के बंटवारे से। तो राज्य वित्त आयोग जो है वो बंटवारे के से संबंधित है। उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई प्रधानमंत्री किसके द्वारा? बताइए, राजीव गांधी द्वारा, विश्वनाथ प्रताप सिंह द्वारा, नरसिम्हा राव द्वारा, या अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा? तो ऑप्शन बताइए इसका कौन सा सही है। तो नरसिम्हा राव द्वारा जो है उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण है इसकी आर्थिक नीति घोषित की गई थी, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? प्रतिस्पर्धा पर, न्यास पर,
राज्य नियंत्रण पर, या इनमें से कोई नहीं? बताइए किस पर आधारित है ये गांधीवादी जो अर्थव्यवस्था है, वो किस पर आधारित है? अच्छे से सोच कर बताइए। और बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है, ये गांधीवादी अर्थव्यवस्था है क्या? तो ये न्यास पर आधारित है। अच्छा, ये क्या होता है? गांधीवादी अर्थव्यवस्था जो है वो न्यास अर्थात ट्रस्टशिप, जिसको बोलते हैं ट्रस्टीशिप। ठीक है, आपने देखा होगा बहुत सा ये शब्द ट्रस्टीशिप। तो ट्रस्टीशिप की विचारधारा पर आधारित है। और महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तुत इस सामाजिक आर्थिक अवधारणा में यह विचार प्रस्तुत किया गया था कि धनी व्यक्ति जो है वो आमजनों के कल्याण हेतु ट्रस्टी के रूप में कार्य करेंगे। जो अधिक मतलब जिनके पास धन है तो वो ट्रस्ट बनाएंगे और ट्रस्टी के रूप में ये आप अपना वो कार्य करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 27 कि किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है, मतलब किसी भी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है, सकल घरेलू उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, या प्रति व्यक्ति आय? बताइए। अच्छा क्वेश्चन है और बहुत से एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो 27 का डी पार्ट सही है। प्रति व्यक्ति आय जो है वो किसी भी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय घनत्व सर्वाधिक है? तो इन चारों जो कुछ जो दिए हुए हैं राज्यों में, तो किसमें सबसे ज्यादा नगरीय घनत्व है? महाराष्ट्र में, पंजाब में, तमिलनाडु में, या पश्चिम बंगाल में? बताइए किस कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? तो 28 का डी पार्ट पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा नगरीय घनत्व है, वहां पर बहुत ज्यादा डेंसिटी है। इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित संघ शासित राज्यों में स्त्री साक्षरता 2011 के अनुसार किसमें सबसे ज्यादा अधिक है, जो कि स्त्री साक्षरता? पुडुचेरी में, चंडीगढ़ में, दमन एवं दीप में, या लक्षद्वीप में? इसमें सबसे ज्यादा स्त्री साक्षरता है तो ये लक्षद्वीप में सबसे ज्यादा स्त्री साक्षरता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, राम सेतु जिसे एडम्स ब्रिज शुरू होता है कहाँ से होता है? धनुषकोडी से, मंडपम से, पंबन से, या रामेश्वरम से? बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये धनुषकोडी से जो है राम सेतु, जो ब्रिज आप जानते हैं कि राम जो जिस पर ब्रिज बनाकर सीता माँ को श्रीलंका से लेके आए, तो वो यही ब्रिज है। वो कहाँ से प्रारंभ होता है? तो धनुषकोडी से प्रारंभ होता है। अगला क्वेश्चन है कि संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है? बताइए, सहारा, गोबी, थार, या कालाहारी? कौन सा मरुस्थल है जिसकी सबसे ज्यादा सर्वाधिक जनसंख्या है? तो ये थार का मरुस्थल जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? इधर झील दी हुई है और ये कहाँ पर स्थित है? तो लोनार झील मध्य प्रदेश, नक्की झील गुजरात में, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में, पुलिकिट झील जो है वो केरल में। कौन सी सही सुमेलित है? इसका मतलब 3 गलत है, कोई एक सही है। ठीक है, तो बताइए 32 का कौन सा सही है? कोलेरू झील जो ये सी पार्ट है वो आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, कोलेरू झील जो है वो आंध्र प्रदेश में है। तो आप एक बार जो और भी झीलें हैं, तो लोनार झील जो है ये महाराष्ट्र में है, ठीक है, मध्य प्रदेश में नहीं। और नक्की झील जो है ये महाराष्ट्र में, नक्की झील जो है वो आपको बता दूं ये राजस्थान में है, और कोलोरू झील आंध्र प्रदेश में है, और पुलिकिट झील, ये पुलिकिट झील भी आंध्र प्रदेश में, ठीक है, तमिलनाडु की सीमा के पास स्थित है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल है? निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? बताइए कौन सी खरीफ फसल नहीं है? तो 33 का ऑप्शन बताइए, कपास, मूंगफली, मक्का, सरसों। तो आपको पता होगा कि सरसों जो है वो खरीफ की फसल नहीं है। ठीक है, और ये सभी जो है वो खरीफ की फसलें हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि यदि गरीब शिक्षा तक नहीं पहुंच सकते तो शिक्षा को ही गरीबों तक पहुंचना होगा। बताइए किसका कथन है? महात्मा गांधी का, रविन्द्रनाथ टैगोर का, विवेकानंद का, या दयानंद सरस्वती का? अगर आपको पता है तो आप तुरंत एक बार में कर लेंगे। तो 34 का सी पार्ट सही है। विवेकानंद ने कहा है कि यदि गरीब शिक्षा तक नहीं पहुंच सकते तो फिर शिक्षा को ही गरीबों तक पहुंचना होगा, क्योंकि बहुत अच्छी बात कही है उन्होंने। ठीक है, इसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किन राज्यों में से किसमें सागौन का वन पाया जाता है? तो सागौन का जो है वन किस राज्य में पाया जाता है? मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, झारखंड में, या कर्नाटक में? तो बताइए कहाँ पर? मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सागौन का वन पाया जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है जो कि करंट अफेयर का है कि 23 दिसंबर 2020 को सार्वजनिक क्षेत्र के किस उपक्रम को कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के क्षेत्र में प्रतिष्ठित CII-ITC सस्टेनेबिलिटी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? बताइए, NHPC लिमिटेड, NTPC लिमिटेड, BSNL, या गेल लिमिटेड? बताइए ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो 36 का बी पास सही है। एनटीपीसी लिमिटेड को ये आईटीसी सस्टेनेबिलिटी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि दिसंबर 2020 में
स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने हेतु तथा ग्रीन हेल्थ केयर को समर्थन देने हेतु भारत ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन किया है? जापान के साथ, अमेरिका के साथ, संयुक्त अरब अमीरात के साथ या इजराइल के साथ? तो 37 का डी पार्ट सही है, इजराइल के साथ जो है वो समझौता ज्ञापन किया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, 22 दिसंबर 2020 को चीन ने अपने जिस नए रॉकेट से अंतरिक्ष में 5 उपग्रह लॉन्च किए उसका नाम क्या है? लॉन्ग मार्च 3, लॉन्ग मार्च 5, लॉन्ग मार्च 7, लॉन्ग मार्च 8। बताइए ऑप्शन कौन सा सही है? अच्छे से देखिए, वैसे तो करंट अफेयर्स बहुत ही डीप करंट अफेयर्स दिया है, मेरे हिसाब से अनुमानतः इतनी डीप नहीं आएगी, लेकिन फिर भी आपको पता तो होना ही चाहिए, तो ताकि आपको मोटिवेट रहे कि हमें हमने बहुत कुछ नहीं पढ़ लिया, आपको बहुत कुछ और पढ़ना भी है। तो लॉन्ग मार्च 8 जो है वो इस उपग्रह के माध्यम से ये उन्होंने रॉकेट लॉन्च की है। इसके बाद यूनेस्को ने हाल ही में किस देश की हॉकर संस्कृति को मान्यता दी है? बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कौन यूनेस्को ने कि किस देश की हॉकर संस्कृति को मान्यता दी है? मालदीव, सिंगापुर, फिजी या सिंगापुर? मालदीव, श्रीलंका, फिजी या सिंगापुर? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो डी पार्ट सही है, सिंगापुर की ये हॉकर संस्कृति है उसको मान्यता भी इन्होंने दी है यूनेस्को ने। इसके बाद 21 दिसंबर 2020 को भारत जापान के मध्य जो छठा संवाद सम्मेलन आयोजित हुआ, दोनों देशों के मध्य संवाद सम्मेलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? बताइए 2014 में, 15 में, 16 में, 17 में? कब से शुरुआत हुई थी? तो 40 का बी पार्ट सही है, 2015 से इसकी शुरुआत हुई। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कि भारत के पहले जेंडर हब के संदर्भ में विचार कीजिए कि भारत का पहला जेंडर हब तमिलनाडु राज्य में स्थापित किया जाएगा और यह जेंडर हब संयुक्त राष्ट्र महिला सहयोग से स्थापित किया जाएगा। बताइए दोनों ऑप्शन सही है या कोई एक सही है? तो 41 का बी पार्ट सही है, केवल और केवल 2 कि यह जेंडर हब जो है वो संयुक्त राष्ट्र महिला आयोग के द्वारा स्थापित किया जाएगा, ना कि तमिलनाडु राज्य में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट, अब कुछ आपको रीजनिंग के क्वेश्चन है और वो रीजनिंग के क्वेश्चन आप देखिए करिए। लिखा हुआ है 3:11 समानुपात 5 अनुपात, तो बताइए अब यहाँ पर क्या आएगा? तो 18 आएगा, 27 आएगा, 15 आएगा, 31 आएगा? अपना लॉजिक लगा सकते हो आप। देखिए लॉजिक सीधा सा ये लग रहा है कि अगर 3 का स्क्वायर करो तो 9 होता है और 9 में अगर 2 जोड़ो तो कितना आता है? 11। तो फिर 5 का स्क्वायर करो तो कितना आता है? 25 और 25 में अगर 2 जोड़ो तो कितना आता है? 27। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी पार्ट सही है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट 43, यदि एक्सप्लेन को किसी कोड में इस तरीके से लिखा गया है, ठीक है, तो बताइए GYM उसी कोड में क्या लिखा जाएगा? सोच लीजिए आराम से और अपना पॉज करके आंसर को बताइए। कोडिंग डिकोडिंग का एक क्वेश्चन जरूर आना है, तो इसलिए कोडिंग डिकोडिंग आप अच्छे से पढ़ लीजिए। आपको यहाँ पर भी प्लेटफॉर्म पर करवा दूंगा और आप जो है जहां पर भी आपने ऑलरेडी पहले से पढ़ रखी हो तो क्योंकि इतनी सरल ही होती है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखो आप अगर देखो ई और ई के बाद ये क्या बन रहा है? बी बन रहा है। तो आप देखो तो यहाँ से 3 घट रहे हैं, है ना? अगर इधर से देखो तो ई से 3 घट रहे हैं तब बी बन रहा है। इसी प्रकार से एक्स से 3 घट रहे हैं, 3 का घटाव हो रहा है। तो इसी प्रकार से 22 से 3 घटा दो तो डीवीजे, तो डीवीजे ये सी पार्ट सही है। ठीक है, डीवीजे। इसके बाद नेक्स्ट दिए गए विकल्पों में से जो विषम हो, मतलब जिसका जो कोई एक सीक्वेंस ना मिल रहा हो, तो एनपीआर, टीवीडब्ल्यू, एफ, एच जे और के एम यू। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखो एन पे 2 जोड़ो तो पी बन गया और पी में 2 जोड़ो तो आर बन गया, है ना? MNOPQR। इसी प्रकार से टी में अगर 2 जोड़ो तो टी के बाद बी हो गया और बी के बाद डब्ल्यू हो गया। इसके बाद अगर एफ में अगर जोड़ोगे तो इसमें भी एफ, ABCDEFG, HFHIJ। इसके बाद नेक्स्ट इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें, हाँ, इसमें जो है 2 जोड़ने पर नहीं बन पा रहा। बी में जो है बी के बाद सीधे डब्ल्यू आ रहा है, तो यही इसका विषम है। ठीक, तो 44 का बी पार्ट जो है वो विषम है, TVW। इसके बाद 45, एक भाषा में प्रोज जो है वो इस तरीके से कोड में लिखा गया है, तो बताइए लाइट को क्या लिखा जाएगा? ये तो बहुत सरल होते हैं, बस कोडिंग डिकोडिंग में आपको ये याद रखना है कि कौन सा लेटर क्या प्रोनाउंस करता है। जैसे ए को वन होता है ना? आपको पता है कि अंग्रेजी अल्फाबेट में ए से लेके जो जेड तक है वो कितने वर्ड है? वो 28 है। ठीक है, 28 लेटर है, सॉरी, और सॉरी 26 लेटर है। और इन्हीं 26 लेटर को ही इधर से उधर करते रहते हैं कि या तो +1 +2, -1 -2, ठीक है, कभी पलट देते हैं, तो वो सीक्वेंस बना रहता है। तो इस तरीके से 45 का जो ऑप्शन होगा वो आप समझ पाए होंगे अगर इतनी देर में। तो इस स्लाइड को किस कोड में लिखा जाएगा बताइए? तो LGGFT,
ये कहाँ पर है, LGGFT, तो ऑप्शन डी पार्ट सही है। ठीक है, इसके बाद एक कोई ना कोई कैलेंडर का क्वेश्चन आना ही है। यदि बीते कल से पहले दिन अगर परसों बुधवार था, ठीक है, मतलब जो उस बीता हुआ दिन है उससे पहले अगर बुधवार था तो रविवार कब होगा। अच्छे से सोचिए समझिए और फिर बताइए कि रविवार कब होगा। तो ऑप्शन जो है वो 46 का बताना है आपको क्या होगा। तो 46 का सी पार्ट आने वाले कल के बाद अगला दिन होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट, यदि 47, यदि जॉन ने अपना विजय दिवस मंगलवार 5 जनवरी 1965 को मनाया तो वह अपना विजय दिवस उसी दिन कब मनाएगा, मतलब यही मंगलवार कब आएगा, बताइए। अब मंगलवार लौटकर कब आएगा, तो 47 का ऑप्शन कौन सा सही होगा। 5 जनवरी 70 में आएगा, 71 में आएगा, 73 में आएगा या 74 में आएगा। तो इसका आप अच्छे से कैलकुलेट कर लें तो ये 47 का जो ऑप्शन निकलेगा वो आपका बी पार्ट निकलेगा, क्योंकि इसमें ये है कि प्रत्येक अगले वर्ष में एक दिन की वृद्धि होती है। ठीक है, तो अगर 65 को मंगलवार है तो 66, 66, 67, 68, 69, 70 और इसके बाद 71। तो ये 65 में मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और शनिवार के बाद शनिवार, रविवार, सोमवार और उसके बाद मंगलवार आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको उसी दिन जो है वो मंगलवार को मिलेगा। ठीक, क्योंकि एक एक ईयर बढ़ती चली जाएगी और बीच में एक लीप ईयर भी आएगी, लीप ईयर में 2 बार बढ़ जाएगी। ठीक है, तो लीप ईयर में जो 60 आपकी 72 से पहले एक लीप ईयर भी होगा तो इसमें 2 दिन होंगे, तो वो 2 दिन बढ़ जाएंगे आपके। तो इसलिए 7 बढ़ के यहाँ पर जो जनवरी पूछी गई मंगलवार था वही मंगलवार आ जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 48 है, कथन निष्कर्ष पे है कि स्वयं को अद्यनत रखने के लिए मैं सदा रेडियो पर 9 बजे के समाचार सुनता हूँ। ठीक है, अब निष्कर्ष ये कह रहा है कि वह व्यक्ति समाचार पत्र नहीं पढ़ता और ताजा समाचार केवल रेडियो पर उपलब्ध होते हैं। तो बताइए निष्कर्ष 1 सही है, निष्कर्ष 2 सही है या कोई भी निष्कर्ष सही नहीं है या दोनों निष्कर्ष सही है। तो 48 का मेरे हिसाब से और जो आंसर सही होगा वो बताइए कौन सा होगा। 48 में बताइए कौन सा आंसर सही होगा। देखिए दोनों निष्कर्ष निकलते हैं कि दोनों निष्कर्ष नहीं निकलते हैं। तो 48 का सी पार्ट सही है कि कोई भी नहीं निकलता। क्यों, क्योंकि इसने कहा नहीं है कि मैं कब 9 बजे कितने बजे, सुबह के कि रात के। और फिर यदि व्यक्ति समाचार पत्र नहीं पढ़ता है तो ताजा समाचार केवल रेडियो पर ही उपलब्ध होते हैं, ऐसा तो नहीं है, सभी पर उपलब्ध हो सकते हैं। तो इसलिए दोनों ही निष्कर्ष नहीं निकलते। इसके बाद 49 कि सभी फल मिष्ठान है, मतलब जितने भी फल हैं वो सब मिठाई है एक तरीके की, और सभी मीठी चीजें स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त नहीं है। तो इसका मतलब फल भी मीठे उपयुक्त नहीं होंगे। निष्कर्ष इन्होंने ये निकाला कि सभी फल स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त नहीं होते। तो ऐसा तो नहीं है कि सभी फल स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त नहीं होते। तो 49 का आप बताइए कि एक केवल एक लागू होता है, 2 लागू होता है या 1 और 2 दोनों लागू होते हैं, एक भी नहीं लागू होते। तो ये जो है वो 49 का डी पार्ट सही है कि एक भी निष्कर्ष लागू नहीं हो रहे। ठीक है, अच्छे से आप देखिए। इसका नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि 15 जनवरी 2021 को किस राज्य के मुख्यमंत्री मतलब प्रतियोगी परीक्षाओं को निःशुल्क तैयारी हेतु मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना शुरू की गई है। और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। मध्य प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। और चूंकि ये आपको पता होना चाहिए, अपने उत्तर प्रदेश से संबंधित है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ये घोषणा की थी कि जो भी प्रतियोगी छात्र हैं उन लोगों को निःशुल्क प्लेटफॉर्म के माध्यम से पढ़ाया जाएगा ताकि वो अपने प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी कर पाए। तो इस तरीके से आपने पूरा मॉक टेस्ट दिया होगा और खुद भी अपने आप को जांचने की कोशिश की होगी। 50 क्वेश्चन थे, 50 क्वेश्चन में आपके कितने मार्क्स आए वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को ताकि आपको निरंतर रूप से वीडियो मिलती रहे। और इसी तरीके से अपना प्यार देते रहिए। आप लोग बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।